चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम पोषण। जैव सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं आपका किसके बारे में, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो आपका चैप्टर है इसमें बहुत सारा टॉपिक इंक्लूड है। अभी आगे जैसे जैसे चलेंगे पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या डिवाइड कर दिया गया है चैप्टर को। मोस्टली अभी इसके अंदर जो ऐड किया गया है ना वो 6 टॉपिक ऐड किया गया है और इस 6 टॉपिक को 6 चैप्टर बना दिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके सारे टॉपिक को चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। एक चैप्टर में एक टॉपिक, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ऐसा ऐसा हम लोग कहाँ तक जाएंगे, आपके 6 चैप्टर तक जाएंगे। और आपका मोस्ट जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है ना इन्हीं 6 चैप्टर में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है समझना कि वो जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम को समझने से पहले सारे बच्चे को जैव प्रक्रम को समझने से पहले सारे बच्चे को ये समझना होगा कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। हम सबको पता है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, सारे लोग अंतर कर सकते हैं। ठीक है, सजीव वैसे वस्तुओं को हम सजीव बोलेंगे जिसे जिंदा रहने की क्या की आवश्यकता होती है, खाना की, पोषण की आवश्यकता होती है। क्या निर्जीव को पोषण की आवश्यकता होती है क्या कोई निर्जीव वस्तु खाना खाता है क्या, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या हो गया कि सजीव गति कर सकता है, क्या निर्जीव गति करता है क्या। तीसरा अंतर, सजीव में वृद्धि होता है। अगर कोई सजीव है तो एक छोटा सा बेबी जन्म लेता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है, क्या निर्जीव में ऐसा होता है क्या। सजीव श्वसन करता है, सांस लेने की क्रिया हमारे अंदर होती है, क्या निर्जीव में ऐसी कोई घटना होती है क्या। अगला, सजीव आपका क्या करता है, अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, क्या निर्जीव में भी ऐसा होता है क्या, कोई वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है क्या। और मेन अंतर हम कह सकते हैं कि सजीव क्या करता है, अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करता है, जिसे हम लोग जन्म कहते हैं। ये सजीव का क्या है, मेन लक्षण है कि कोई भी वस्तु सजीव, इसका क्या लक्षण है, सजीव का लक्षण ये कि वो अपने जैसे जीवों की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। क्या निर्जीव में ऐसा होगा, इस मार्कर का एक बच्चा होगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम अंतर कर सकते हैं। मेनली जो अंतर हम लोग करते हैं सजीव और निर्जीव पे, वो किसके बेसिस पे, गति के बेसिस पे, उसके मूवमेंट पे। तो अगर आप सजीव को देखिएगा तो सजीव कैसे पता चलेगा, कोई वस्तु सजीव कैसे पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, आपका गति कर रहा है। गति कर रहा है तो हमें क्या पता है, सजीव है। ठीक है, एक पेड़ कैसे बताइए कि पेड़ आपका सजीव है, तो बीज से क्या हो रहा है, आपका एक बड़ा सा पौधा बन जा रहा है। अच्छा, ये कुछ अंतर तो हो गया सजीव में। कभी कभी देखा जाता है कि मुश्किल हो जाता है कि सजीवों को ही पहचानना कि वो आपका सजीव है निर्जीव। जैसे मान लिया जाए कि एक आदमी अचेत अवस्था में पड़ा है, मतलब बेहोश है, अब वो पता ही नहीं चलेगा कि जिंदा है कि मरा हुआ, कैसे पता चलेगा कि वो सजीव है या निर्जीव है। लाइक हमारा कैक्टस का गाछ, इसमें जल्दी आपको ना ही ग्रो देखने को मिलेगी। नॉर्मली जो हमारा पेड़ पौधा है वो ग्रो करता है, पता चल जाता है कि सजीव है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे लाइक हमारा कैक्टस का जो गाछ है या पेड़ है उसमें बहुत स्लो ग्रो होता है, एकदम धीरे धीरे ग्रो करता है। तो कैसे पता चलेगा सजीव है या निर्जीव है। तो पहले इस सब पे बातों पे डिस्कशन कह रहा है कि पोषण एवं अन्य जैव प्रक्रमों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले सजीव एवं निर्जीव के बीच के अंतरों को जानें। हम अपने चारों ओर गौर से देखें तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे आकाश, पहाड़, पौधे, जानवर, मकान, जमीन, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई पड़ेंगे। इनमें से कुछ जैसे आकाश, पहाड़, मकान एवं जमीन निर्जीव है, जबकि पौधे, जानवर, चिड़िया एवं कीड़े मकोड़े सजीव है। सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है जिससे जीवन संबंधित कार्यों का संपादन होता है। जीवों में संपन्न होने वाली इन जैविक प्रक्रियाओं से
हमें पता चलता है कि वे सजीव है। अब जैविक प्रक्रिया जैसे सर क्या हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया, ये सब क्या है, जीवों की क्या है, आपका एक प्रक्रिया जो सजीवों में होता है, और ये प्रक्रिया आपके निर्जीवों में नहीं होता। उदाहरण के तौर पर उड़ती हुई चिड़िया, दौड़ते हुए जानवर या सोए हुए जीवों के श्वसन से शरीर में होने वाली गतियां आदि के अवलोकन से ये ज्ञात होता है कि ये सजीव है या निर्जीव है। क्या बोले, अगर हमें पहचानना है कि कोई वस्तु सजीव है तो हम लोग किसको ऑब्जर्व करते हैं, गति को। ठीक है, जैसे एक चिड़िया आपकी उड़ रही है तो हम कह सकते हैं वो सजीव है क्योंकि वो गति कर रही है। एक जानवर आपका दौड़ रहा है तो फिर भी हम कह सकते हैं वो गति करे तो वो सजीव है। पेड़ पौधों में क्या हो जाता है सर, वो दौड़ती है, चलती तो नहीं है, बट एक छोटे से बीज को जब हम रोपते हैं तो धीरे धीरे ग्रो होकर क्या होता है, एक पेड़ हो जाता है। तो हम भी इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि छोटा सा बीज गति करके या ग्रो करके आपका एक बड़ा सा पेड़ बन गया है, तो वो भी आपका क्या है, सजीव है। इवन अगर हम सोए हुए हैं तब भी हमें क्या होता है, आपका जो गति है वो गति दिखती है, और वो गति हमको अब बाहर से ऑब्जर्व नहीं होगी। जैसे ये अगर हमारा जो डॉगी है ये सोया हुआ है तो अब ये गति तो नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि सजीव है या निर्जीव है। नहीं, कुछ आणविक गतियाँ होते रहती है। आणविक गतियाँ मतलब सर जैसे आपका श्वसन की क्रिया, आप सोए हैं, जागे हुए हैं, आणविक गति मतलब जो हमारे शरीर के अंदर चल रही है वो कंटिन्यूअस है। जैसे हमारा श्वसन, अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा कोई आदमी बेहोश है या सोया है तो उसका सांस लेके तो उसका पेट फूलना पचकना ये कंटिन्यू है, ये तो नहीं रुकेगा। इससे कह सकते कि ये व्यक्ति गति है। हमारे दिलों का धड़कना ये भी चालू है, अगर हम बेहोश भी है फिर भी, तो उससे हम कह सकते हैं कि हम क्या सजीव है। मतलब आणविक गति जो शरीर के अंदर बहुत सारी गतियाँ होती है वो चालू रहती है। पौधे भी समय के साथ साथ एक छोटे बीज से बड़े वृक्ष में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार जीवों में विभिन्न प्रकार की गतियाँ दिखाई पड़ती है, लेकिन बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें वृद्धि, श्वसन आदि से संबंधित गतियाँ परिलक्षित नहीं होती। जीवों में पाई जाने वाली गतियाँ वस्तुतः आणविक स्तर पर होती है जो दिखाई नहीं देती है। अब देखिए आणविक स्तर पर होने वाली जो गति होती है वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती, वो देखिए, फोकस कीजिएगा। जो बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं वो दौड़ना, चलना, हमारा ग्रो होना, ये सब हमें दिख रहा है। लेकिन आणविक स्तर पे सर, आणविक स्तर में जो अणुओं में गति होती है हमारे अंदर, हमें सबको पता है कि हमारा शरीर किन चीज़ों से मिलकर बना है, कोशिकाओं से। हम सजीव है तो हमारा जो शरीर है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, कोशिकाओं। तो कोशिकाओं के अंदर अगर शरीर के अंदर देखा जाए तो कोशिकाओं के अंदर ये बहुत सारी कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, आपकी गति हमेशा होती है। चाहे ये तो बाहर से हमें नहीं ना दिखेगा, इनके अंदर जो बहुत सारे जो कण हैं कोशिकाओं के अंदर वो हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ये कैसी गति कहलाती है, आणविक गति। चाहे ये आपके जानवर में हो और चाहे आपके किसमें हो, पेड़ पौधों में, आणविक गति हमेशा क्या होती रहती है सर, होते रहती है। जिससे हमें पता चल जाता है कि वस्तु क्या है, वस्तु क्या में है, गति में। अब इसी के अभाव में ही विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता जब तक ये किसी जीवित कोशिका को संक्रमित कर आणविक गति नहीं करता। देखिए हम जीवाणु या वायरस के बारे में पहले भी क्लास में बताया कि अभी तक कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जो विषाणु है या जो वायरस है वो सजीव है, और कुछ वैज्ञानिकों का मत है क्या है, निर्जीव है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर वायरस किसी निर्जीव वस्तु पर है, लाइक हमारे ये बोर्ड पर है, अगर 5 वायरस है तो 5 ही रहते हैं, ये गति नहीं करते या अपनी वृद्धि नहीं करते। लेकिन जैसे हम इस बोर्ड को टच किए, ये वायरस कहाँ आ गए, मेरे अंदर। जैसे मेरे अंदर आ गए ये अपनी संख्या में क्या करने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। मतलब जैसे ही कोई जीव को के संपर्क में आता है वायरस, वो भी कैसी गति, वो भी क्या दिखाने लगता है, सजीव वाली प्रॉपर्टी दिखाने लगता है। तो अभी तक वैज्ञानिकों के मत में अभाव है कि इनको ना ही सजीव कहा जाता है ना ही निर्जीव कहा जाता है। जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना है एवं इसके जीव धर्म में विविध प्रकार के अणु पाए जाते हैं। जैसा कि हम दिखाए थे स्क्रीन पे, हमारा जो शरीर है या जो भी जीव है उनका जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है।
ठीक है। सजीव और निर्जीव पदार्थों में सबसे बड़ा अंतर है अणुओं का विन्यास एवं संयोजन या व्यवस्था। जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार के से संयोजन होता है, जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं के साथ अंश तत्वों के अणु विशेष रूप में संयोजित होकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, जो जीवन के मूल आधार है। जीव द्रव्य में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। इसमें उपस्थित विभिन्न अणुओं की इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहते हैं, जिसका निर्जीवों में अभाव रहता है। देखिए, हमारे अंदर जो एक सजीव और एक निर्जीव के बीच जब अंतर देख रहे हैं, तो इनके आणविक गति को जब स्टडी करते हैं, आणविक गति मतलब इनके जो अणु या आपके अंदर जो कोशिकाएं हैं उन पे देखा जाए, तो कोशिकाओं में हमारे अंदर जो कोशिका है उसके अंदर क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य। सजीवों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उसमें क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य। और जीवन संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? जीव द्रव्य। और यही जीव द्रव्य आपका कहाँ नहीं पाया जाता है? निर्जीव। ठीक है, जिसका निर्जीव अलग हो जाता है और सजीव क्या हो जाता है? अलग। सजीव की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य, जो हमारी कोशिकाओं को निर्जीव से क्या करती है? अलग करती है। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े। अब सजीव वस्तुएं एवं जैव प्रक्रम। जीवों में एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था रहती है। कोशिकाएं सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्लास 9 चैप्टर 1 कोशिका आधारभूत इकाई याद है? जितना भी जीव हम लोग देखे थे, जितना भी आप जीव देख रहे, चाहे वो छोटा हो, छोटा सा कोई जीव हो, लाइक हम मान लेते हैं एक चींटी, और एक बड़े से जीव की बात करते हैं लाइक हम हाथी। ये सारे के सारे जीव किन चीजों से मिलकर बने हुए? से कोशिका। मतलब कोशिका जो है हमारी क्रियात्मक और आधारभूत संरचनाएं हैं, जिनके बिना हमारा अस्तित्व भी नहीं हो सकता। मतलब जो भी क्रिया हमारे शरीर के अंदर हो रही है, जीवन संबंधित जितनी भी क्रिया हमारे शरीर के अंदर हो रही है, वो कौन कर रहा है सर? वो कर रहा है कोशिका। ठीक है, जीवों के अंदर जो भी आपकी क्रियाएं हो रही है, जितना भी आदि से लेकर अंत, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जब तक हमारा जीवन है, जब तक खत्म नहीं हो रहा है, तब तक सारी क्रियाएं कौन कर रही है? कोशिका। इसको बोला जाता है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका को क्या बोला जाता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। मतलब जो संरचना मेरा ढांचा देख रहे हैं, ये भी कोशिकाओं से बना है। एक कोशिका जुड़ के ये पूरा ढांचा मेरा तैयार हुआ है। और जो भी क्रियात्मक है, जो भी क्रिया हो रही है हमारे शरीर के अंदर, वो भी कौन कर रहा है? कोशिका। हम सबने ये पढ़ा था, कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को उत्तर। याद आया? सबसे पहले हमारा जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? कोशिका। इससे छोटा तो कुछ है नहीं। सबसे छोटा क्या है हमारा? कोशिका। और बहुत सारे कोशिका, मतलब एक ही आकृति और एक ही प्रकार की क्रिया करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बनाते हैं? अंग। याद है ना? यस सर। ऐसे बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बनाते हैं? अंग। और ऐसे बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। जैसे हमारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ऐसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र हैं। तो कैसे बन रहा है सर? तो सबसे पहले क्या है हमारा मूलभूत इकाई? कोशिका। बहुत सारे कोशिका मिलके क्या बने? उत्तक। बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बने? अंग। बहुत सारे अंग मिलके क्या बने? अंग। और ये विभिन्न अंग तंत्र मिलकर एक जीव का क्या बना? शरीर। हमारे अंदर बहुत सारे अंग तंत्र मिले और जाके हमारा शरीर क्या हुआ? तैयार हुआ। हमारे अंदर बहुत सारे तंत्र है, अभी एग्जाम्पल दिए, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और तंत्रिका तंत्र है। इतने सारे तंत्र मिलके एक जीव का क्या बन रहा है? शरीर बन रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवों में संचालित होने वाली आवश्यक जैविक क्रियाएं इन्हीं अंग तंत्रों द्वारा होती है। अगर हम सोए हुए भी रहते हैं तो हमारे शरीर में ये क्रियाएं चलती रहती है।
ठीक है, मतलब पाचन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, परिवहन की क्रिया, ये सारी क्रिया हमारे शरीर में तब भी होती है जब हम लोग क्या हो रहे, सोए हुए। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाए हैं तो हम जब जगे हैं तभी हमारा डाइजेशन होगा। हम सोए हुए हैं फिर भी रात भर में क्या हो जा रहा है, हमारा डाइजेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्रिया हम लोग जब सो रहे हैं फिर भी होता है। तो अब जय परिक्रम है क्या सर? अब आते जय परिक्रम। पहले इतनी दूर की बातें क्लियर है सारे बच्चे को? सजीव निर्जीव क्या है? गति से हम वस्तु को देख लेते हैं कि वो सजीव है या निर्जीव है। अब हमारे मुद्दे तो हमारा टॉपिक है जय परिक्रम। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, पक्का? अब जय परिक्रम क्या है, देखिए वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होती है जय परिक्रम कहलाती है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय परिक्रम कहलाती है। जय परिक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। जय परिक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस कैसे? वे सारी फिनोमेना है जिसके द्वारा हमारा जो बॉडी है वो मेंटेनेंस होता रहता है। अब हम अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अगर मेरा बॉडी सुचारू रूप से काम करे, अच्छे से काम करे, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या की आवश्यकता होती है? तो हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमारे बॉडी को किसकी नीड होती है? एनर्जी, ऊर्जा। अब ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम खाना खाएंगे तब। बिना खाए ऊर्जा मिलेगा? हम तो स्वपोषी है नहीं, ऑटोट्रॉफ है नहीं, जो हम धूप में जाके खड़े हो गए और हमारा पेट भर जाएगा। तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? पोषण। ठीक है, फिर हमें किसकी जरूरत होती है? जो खाना खाए हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? श्वसन। पोषण की, अब क्या करेंगे? श्वसन। अब शोषण करिए तो हमें क्या मिल गया? ऊर्जा। अब ये ऊर्जा कहाँ बन रहा है? ये ऊर्जा आपका एक जगह पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? कोशिकाओं में। लेकिन उस ऊर्जा को तो पूरे बॉडी में ना जरूरत है। या जो खाना खा रहे हैं वो कहाँ आ रहा है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, यहाँ जमा हो रहा है। अब यहाँ पे तो चाहिए नहीं, पूरे बॉडी को ऊर्जा चाहिए। तो जो खाना खा रहे हैं वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं? परिवहन। उसके लिए हमारे अंदर क्या होता है? परिवहन। और जब परिवहन करते हैं तो सारा सर्कुलेट हो गया सारा जगह। अब सारा जगह जब सर्कुलेट होता है ना, तो हमारा वेस्ट मटेरियल भी तैयार करता है बॉडी। और उस वेस्ट मटेरियल को क्या निकालना पड़ता है? हमारे बॉडी से बाहर। लाइक हमारा हो गया यूरिन, हो गया हमारा पसीना, हो गया, ये सब क्या है? वेस्ट मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो सांस छोड़ रहे ये भी क्या है? वेस्ट मटेरियल है। तो इन सब के लिए हमारे बॉडी में एक अपना स्पेसिफिक आपका क्या है? आपका तंत्र है जो ये सारी क्रिया कर रही है। तो इन सबको मेंटेन करना ये क्या कहलाता है? जय परिक्रम। मतलब जीवों के अंदर वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का शरीर क्या रहे? मेंटेन रहे। हमारे अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही है और ये सारी क्रिया क्या कर रही है? हमें क्या कर रही है? हमारी बॉडी को मेंटेन कर रही है। तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाएगी? जय। क्लियर है ये चीज? टॉपिक बनाइए जय परिक्रम। धारा की चाल एवं नाव की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल एवं नाव की चाल ज्ञात करें। जय परिक्रम हो गया टॉपिक। देखिए वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मेंटेनेंस। अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय परिक्रम कहलाती है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस होता है, जय परिक्रम कहलाती है। क्लियर है ये चीज? जय परिक्रम क्या है? सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि हमारे शरीर के अंदर वे सारी क्रियाएं
किसी भी हमारे के किसी भी जीव के अंदर वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपने शरीर को क्या रखे, मेंटेन रखे, वो सारी क्रिया ही आपका क्या कहलाती है, जैव प्रकरण कहलाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन है हमारी जैव प्रकरण। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आता है पोषण, फिर आता है आपका शोषण, फिर आता है परिवहन, फिर आता है आपका उत्सर्जन, फिर आपका आता है नियंत्रण, फिर आता है आपका चरण। तो ये सारी क्रियाएं क्या है आपका क्या कहलाता है, जैव। इन सारी क्रियाओं के द्वारा ही हमारा शरीर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अगर इनमें से कोई भी एक क्रिया क्या हो जाए, बंद हो जाए, इनमें से कोई भी एक क्रिया क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो हमारे शरीर का मेंटेनेंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। में भी इंसान की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो वे सारी क्रियाएं जो जीवों के शरीर को मेंटेन करके रखती है, वे क्रिया क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम। और कौन कौन क्रियाएं हैं, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और जैव। एक क्वेश्चन भी है सर कि जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दीजिए। तो जैव प्रक्रम क्या है, आप समझ गए, इसमें कुछ एग्जाम्पल इसमें से दे सकते हैं। अब एक करके सब पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टारगेट है, पहले हम हल्का हल्का सब बता देते हैं, फिर एकदम डीपली चलेंगे, क्योंकि डीपली में हमको पोषण के बारे में ही पढ़ना। तो ये जो चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे पोषण के बारे में, फिर आगे वाले चैप्टर में शोषण के बारे में, फिर चलेंगे परिवहन, फिर चलेंगे उत्सर्जन, फिर चलेंगे नियंत्रण, फिर चलेंगे शोषण। ये मोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बायोलॉजी का मेजर पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 4 को टारगेट है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में आपका कितना टॉपिक है, ये 4। चैप्टर आपका 2 में जाएगी तब ये पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में जाएगी तो क्या पढ़ेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को, यहाँ तक क्लियर है क्या क्या हमको करना है पूरे चैप्टर में। अब थोड़ा स्क्रीन पे आइए। सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है, पोषण। आप लोग स्क्रीन पे फोकस कीजिए। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट आदि को रोकने के लिए कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषण कहलाती है। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग वृद्धि करते हैं या अपने दैनिक जीवन में कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंदर वृद्धि हो रही है, और जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं क्या होती है, टूटती रहती है। मे भी आपने देखा होगा कि अगर आपका कहीं पे अगर आपको स्क्रैच आ गया, ला गया, तो देखिए अपने अपने हील हो जाता है। क्या कोई इसके लिए कुछ इलाज कराते हैं क्या? मान लीजिए कि आप कहीं साइकिल से गिर गए तो पूरा यहाँ पे छिड़ा गया, हम नॉर्मली दवाई डिटॉल विटॉल लगाए छोड़ देते। हम देखते हैं 1 वीक होते होते ये पूरा घाव कर देते, खुद पे खुद ठीक हो जाता है। तो इनके लिए, शरीर के वृद्धि के लिए, शरीर में जो बहुत सारी कोशिकाएं टूट रही है, नई कोशिकाएं बन रही है, उनके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। इवन हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो मेरे शरीर में क्या होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। इवन कि आप सपना भी रात में देख रहे हैं, उसके लिए भी हमारे शरीर में क्या होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। तो बिना एनर्जी का तो हमारा शरीर कुछ कर ही नहीं सकता। और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से, ये एनर्जी मिलती है हमें पोषण से। पोषण में क्या होता है, अभी देखें, पोषण में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, पोषण में क्या होता है, हम अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। देख लेते वापस से। सबसे पहला जो क्रिया क्या है कि हम लोग भोजन को क्या करते हैं, सिर्फ ग्रहण करते हैं। ये भोजन हमारा क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ये हमारा भोजन क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। किस रूप में, पच के किस रूप में जमा हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में। हमारी बॉडी के अंदर किस रूप में स्टोर हो जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है क्या, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खा रहे हैं, वो लास्टली आपका पच के किस रूप में जमा हो जाता है, ग्लूकोज। हमारे पोषण में क्या होते हैं, बहुत सारे आपके पोषक तत्व होते हैं। मेनली 5 है हमारा, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, है ना, कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल। ये 5 बेसिक है सर न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी को नीड होती है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? पोषण के द्वारा। पोषण के द्वारा मतलब जब हम भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अब हमने क्या बोला? ये जो हमारा खाद्य पदार्थ है जिसे हमने ग्रहण किया, ये किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6। अब यहाँ पे देखिए, जब हम खाए ना तो खाए तो ये किस रूप में जमा हो गया? ग्लूकोज के रूप में। अभी ये ऊर्जा नहीं दिया है, अभी हमारा भोजन या जो भी हमने खाया वो अभी हमें ऊर्जा नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि ये ग्लूकोज के रूप में जाके क्या हो गया? जमा। इतना बताएं इसमें। हमें, मेरा उद्देश्य क्या था? खाना। हमारा उद्देश्य क्या? खाना था, उससे एनर्जी लेना। अभी तो एनर्जी मिला नहीं, अभी किस रूप में जमा हो गया? ग्लूकोज। एनर्जी के लिए हमें क्या करना होगा? पहले पोषण समझ गए ना? पोषण से हमारे शरीर को क्या मिल गया? ग्लूकोज। अब एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए हमें क्या करना होगा? श्वसन। वापस से स्क्रीन पे फोकस करिएगा सारे बच्चे। देखिए अब क्या हम लोग इनहेल किए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया। देखिए ऑब्जर्व किए इस चीज को, वापस से देखिएगा अच्छे से, ऑब्जर्व कीजिए स्क्रीन पे। ये किए, इनहेल किए, सांस लिए, हमारे अंदर क्या किया? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है? ये ऑक्सीजन क्या करता है? ध्यान दीजिए। अब जैसे हमने सांस लिया तो हमारे अंदर क्या आया? ऑक्सीजन। पहले से हमारी कोशिकाओं में क्या मौजूद था? ग्लूकोज। ये जो सांस लिए, श्वसन की क्रिया की, श्वसन की क्रिया की, तो जैसे ऑक्सीजन गया अंदर, ऑक्सीजन भी क्या हो गया? पूरे बॉडी में क्या हो गया? फैल गया। ठीक है, फैल के मतलब जितनी भी हमारी कोशिकाएं उन तक पहुंच गया। और पहले से कोशिका में क्या जमा था? ग्लूकोज। कैसे जमा होता है ये सब बताएंगे जब डीपली इस पे चलेगी। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के पास क्या गया? क्या गया? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ग्लूकोज से क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। अब इसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। अब जब ये हमें ऊर्जा दे रहा था तो हमारे ऊर्जा जब दे रहा था तो हमारे अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे थे। ऐसे सब्सटेंस जो अगर हम लंबे टाइम तक अपने शरीर के अंदर छोड़ दें तो वो एक जहर है जो हमारे शरीर को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। इवन इंसान की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। इतना जहरीला है। लाइक हमारा यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इतने जहरीले हैं। खासकर हमारा यूरिन, ये लॉन्ग टाइम तक हमारे बॉडी के अंदर है तो धीरे धीरे हमें क्या कर सकता है? मार सकता है। तो ये अब जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो जहरीले पदार्थ हैं, क्या रहे हैं? शरीर में ही रहने दें, उसे क्या करना होगा? बॉडी से बाहर निकालना होगा। तो उसके लिए भी क्या है हमारे अंदर? देखिए क्या है आपका, पहले क्या होता है? परिवहन। परिवहन क्या करता है सर? इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन क्या करते हैं? देखिए ग्लूकोज या जो भी हमने ग्रहण किया वो डायरेक्ट आपका यहाँ नहीं आता। एक आपका वे है, एक रास्ता है, उस रास्ता को फॉलो करके क्या आता है? हमारे कोशिकाओं तक जाता है। या जो हम सांस ले रहे हैं वो सांस जब लेते हैं तो वो आता है हमारे लंग्स में। जैसे सांस लिए हमारा फेफड़े में हुआ है, लेकिन फेफड़े से हमें क्या चाहिए? पूरे शरीर में चाहिए वो ऑक्सीजन। क्योंकि हमारा जो शरीर है ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब छोटे छोटे कोशिकाओं से मिल के बनाए। तो कोशिका हर जगह है। जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? हमारी छोटी आंत में। जो ऑक्सीजन आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? हमारे लंग्स में। लेकिन जरूरत क्या है? पूरे शरीर को। जरूरत क्या है? पूरे शरीर को। तो वहाँ तक ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, एक परिवहन तंत्र है जो हमारे भोजन को हो गया या जो शोषण के लिए द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किए वो उसे क्या करता है? शरीर के प्रत्येक भाग तक लेके जाता है। साथ ही साथ जो भी वेस्ट मटेरियल तैयार हो रहा है उससे वापस से क्या होता है? लेके आता है कहाँ तक? आपका एक स्पेसिफिक ऑर्गन पास। हमारे शरीर में एक विशेष अंग है जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल क्या होता है? हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो वहाँ तक लेकर आने का काम किसका है? परिवहन। और जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है वो जिस प्रोसेस से निकल रहा है वो आपका क्या कहलाता है? क्लियर है? फिर आगे
हमारे बॉडी में क्या होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है, नियंत्रण है, तभी हम यहाँ पे क्या है, खड़े हैं। ये जो नियंत्रण होता है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का, और दूसरा है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, जिसको बोलते हैं मेरी रज्जू, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या सिंपली इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। टच करके देखिए, जो यहाँ से स्टार्ट है और पूरे कमर तक दिया हुआ है। इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है किसको क्या करने के लिए, हमारे बॉडी को नियंत्रण करने। अगर ऐसा ना हो तो हम क्या करेंगे, आज तो आप मारते हैं, नियंत्रण है, बोलेगा सर पागल, है ना। तो ये कंट्रोल है, अगर मच्छर यहाँ काट रहा है तो यहाँ मारेंगे, ये कंट्रोल है। कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन। हमें क्या बोलना है, कितने जोर से बोलना है, अभी ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, मे बी यहाँ पे आपको जैसे चल रहा है और एक गर्म चाय का प्याला सटा तो हाथ ऐसे सटे रहने, फटाक से हाथ हटता है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे बॉडी में उसके बाद क्या आता है, नियंत्रण, ये भी पड़ेगी, ठीक है। फिर लास्ट जो प्रोसेस है आपके जैव प्रकरण का, ये है गौरव, देख लो कोई आया हुआ है, गौरव देख लो कोई आया हुआ है। अब जैव प्रकरण लास्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनन। अब जनन क्या है, मुस्कान के भैया हाँ। है, हाँ आई है, भेजो भेजो थोड़ा सा रोक लो।